नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, नई सरकार बन चुकी है और मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है, अपना अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। लेकिन इस चुनाव में सबसे दिलचस्प ये रहा कि राष्ट्रीय लोकदल, जो कि एनडीए के साथ में मिलकर के उसने चुनाव लड़ा, 2 सीटें मिली, दोनों की दोनों सीटों पर जीत दर्ज की और उसके बाद में जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका जोश एकदम हाई है और कई बार कई मौकों पर उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि देखिए, अगर हमें 10 सीटें मिलती तो हम 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करते। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि देखिए, सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अब राष्ट्रीय लोकदल केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भी अपनी पार्टी को बढ़ाने जा रही है, संगठन बढ़ाने जा रही है। तो क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से काम किया जाएगा, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। तो त्रिलोक जी, ये बताइए कि क्या तैयारी है पार्टी की, अब आगे किस तरीके से काम किया जाएगा। इस चुनाव में 100% का रिजल्ट रहा आरएलडी का, तो काफ़ी उम्मीदें हैं पार्टी को भी लोगों से और आपको भी काफ़ी उम्मीदें होंगी कि पार्टी आगे बढ़ेगी। देखिए, ऐसा है, जो आप कह रहे हो 2 सीटें हमें मिली, 2 जीत गई, ज़्यादा मिल जाती ज़्यादा जीत लेते। पश्चिम में जयंत चौधरी जी का जो प्रभाव है, राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रभाव है, उसके पीछे चौधरी चरण सिंह जी की नीतियाँ, उनका काम, उनके बनाई हुई पार्टी वो है और हम उसी लीगेसी को लेकर आकर चल रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलता है। चौधरी चरण सिंह जैसा भारत चाहते थे, किसानों में क्या चाहते थे, गांव में क्या चाहते थे, नौजवानों के लिए क्या चाहते थे। चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि लघु उद्योग लगें, कुटीर उद्योग लगें। जो गांधी जी चाहते थे, जो महात्मा जी चाहते थे, वही चौधरी चरण सिंह जी का दर्शन था। और आज एक बड़ी बात है कि जयंत चौधरी जी को कौशल विकास मंत्रालय मिला है, उसमें चौधरी चरण सिंह जी का एक पार्ट आता है। चौधरी चरण सिंह जी तो गाँव को ऐसा चाहते थे, जो आज सड़कें बनी हैं, आज प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना बन रही है, आज तमाम एमएलए अपना बोर्ड लगा रहे हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी जब दिल्ली आए और दिल्ली में जब वो वित्त मंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो मोरारजी से उन्होंने कहा कि गाँव की सड़कों को शहर से जोड़ो। किसान की गाड़ी नहीं आ रही है शहर में, उसकी फसल लुट रही है, बच्चा पैदा होने में उसके औरत का देहांत हो रहा, छोटे छोटे बच्चे गुजर रहे हैं। तो चौधरी साहब ने जब सवाल उठाए, वो एक लंबी बात हो जाएगी, उसमें कुछ लोगों को आपत्ति थी। मोरारजी बोले मेरे पास पैसा नहीं है, तो चौधरी साहब ने कहा कि मैं करूँगा। तब उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विद फाइनेंस बनाया गया और वो एक योजना लाए। अभी आजकल के लड़के, आप लोग भी, मैं आपसे भी कहूँगा, आप नरेगा जानते हैं, महात्मा गांधी जी के नाम बने। चौधरी चरण सिंह जी सन 78 में फूड फॉर वर्क करके एक योजना लाए थे, काम के बदले अनाज की योजना, और प्रधानों को अनाज दिया गया और फिर प्रधानों ने मट्टी डलवाई मजदूरों से। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री हुए तो जो बजट की वो लड़ाई लड़ रहे थे, पहले 80-20 था। जहाँ 20% लोग रहते थे शहरों में, उनके लिए 80 रुपये खर्च होते थे। जहाँ 80% लोग रहते थे वहाँ 20 रुपये खर्च थे। तो चौधरी चरण सिंह ने उसे बराबर करने का काम किया और एक ग्रामीण विकास मंत्रालय स्थापित किया। आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसने ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की और किसानों के लिए अलग से बैंक बनाया, नाबार्ड बैंक। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आजकल के लड़कों को इन चीज़ों का पता नहीं है। तो चौधरी चरण सिंह जी ने जो ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया और ये कहा कि बजट आधा उनको होगा, तब उन जो दगड़े थे उन पर मट्टी डली। तब चौधरी चरण सिंह जी ने जो पैसा ब्लॉकों को, गाँव को भिजवाया, उस पर खरंजे लगे। बाद में अटल जी ने एक योजना लाए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हाईवे नहीं, हाईवे अलग है, एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर उसके तहत गांव की सड़क हाईवे तक डामर बनी। तो अगर गांव की दशा और दिशा सुधारने की शुरुआत की तो चौधरी चरण सिंह ने की और अटल जी का उसमें बड़ा योगदान है। मैं उसको ये नहीं कहने का कि हम अटल जी दूसरी पार्टी के, वो सवाल नहीं है।
अटल जी ने बड़ा योगदान किया। अगर सड़क ना होती तो हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली ना गन्ना ला सकता, ना सब्जी ला सकता, ना बीमार आदमी को शहर ले जा सकता। तो ये चेंजेस हुए। और रहा सवाल लोकदल का, लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में, आपने एक सवाल किया कि हम बुंदेलखंड में भी कर रहे हैं। हमारा तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राम आशीष राय MLC रहे, वो पूर्वी यूपी के हैं, देवरिया के, वो वहाँ काम कर रहे हैं। अभी वो गोरखपुर थे, उन्होंने गोरखपुर मंडल की समीक्षा की है, बनारस की है, वो लग रहे हैं। मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ, हम लोग वहाँ बुंदेलखंड के कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं लखनऊ के, तो पार्टी का काम चल रहा है। और ये बात फैक्ट है कि पश्चिम बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्य यूपी, हम सब जगह पार्टी को मजबूत करेंगे। और हम मजबूत करके गठबंधन को भी मजबूत करेंगे, चूँकि अब हम NDA में हैं, 27 में चुनाव होने वाला है। अगर RLD मजबूत नहीं होगी तो NDA कैसे मजबूत होगा? तो हम उस ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे, जो लोक दल की ताकत को बढ़ाएंगे। और चौधरी चरण सिंह जो चाहते थे, जैसा वो सोचते थे, उसको हम गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। और मैं, चूँकि मेरे पे संगठन का दायित्व है, तो मैं जुलाई से संगठन की समीक्षा करना शुरू करूँगा कि कहाँ-कहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर तक से लेकर जिला स्तर तक ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा जो काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो उनसे मैं कहूँगा कि या तो काम करें, नहीं तो आराम करें। दो ही तरीके हैं उसके, या तो आप काम करिए, नहीं आराम करिए। तो ये सब चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं। और ये बात सही है कि हम बुंदेलखंड, पूर्वांचल में पूरी ताकत के साथ लगेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। जिला स्तर तक हम काम करने का काम करेंगे। जी सर, अभी आपने NDA गठबंधन का जिक्र किया, तो देखिए चुनाव के बाद मुजफ्फरनगर में सीट हार गए BJP RLD गठबंधन। उसके बाद में संगीत सोम जो BJP के नेता हैं, उन्होंने ये बात कही कि RLD से गठबंधन हुआ, इस वजह से हम चुनाव हार गए। हालांकि मैं खुद इस बात को नहीं मानता हूं और जो वहां की जनता है वो भी नहीं मानती है। आपका क्या कहना है सर, आप क्या कहेंगे इस बात के ऊपर? मैं इस लेवल पे नहीं आना चाहता जिस लेवल पे संगीत सोम आ रहे हैं। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ, मेरा लेवल थोड़ा अलग है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि RLD की ज़रूरत ना होती, गठबंधन ज़रूरत से होते हैं। हमें भी भाजपा की ज़रूरत थी। मैं तो नहीं कह रहा कि भाजपा की वजह से हम नुकसान हो गया। हमें 2 सीट मिली, हम ज़्यादा मिलती, आगे लड़ेंगे, फिर ज़्यादा की बात करेंगे। कोई, मैं उस लेवल पे आना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं इनमें पड़ना नहीं चाहता। और ये उनका आपस का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का। हमारे यहाँ कोई मैटर नहीं है। हमें, हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। और कोई सीट हार गए होंगे, इनकम्पेंसी होती है, कई कारण होते हैं, जातियों के अखाड़े होते हैं। जयंत चौधरी जी की वजह से मैं आपसे बता सकता हूँ, कई सीटों पर तो मैं गया हूँ, जहाँ जयंत चौधरी ना जाते तो वो सीट हार जाते हैं। पर जयंत चौधरी जी को जाना चाहिए, और हमें जाना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए कि हम NDA में हैं। या तो हमें NDA में आना ही नहीं था, और जब आए तो काम करना होगा। मिला रहे और ना मिले तासो कहाँ मिला है, और रही मन ऐसे मीत से कोस दूर हो जाए। तो हम मिले भी रहे और ना भी मिले तो क्या मिलना हो गया। इसलिए हम मिले हुए हैं, हमने काम किया, और हम 27 में भी काम करेंगे और अपने दल को मजबूत करेंगे। अभी 2 दिन पहले सर, आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी पार्टी छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि देखिए मुस्लिम समाज को सम्मान नहीं दिया गया इस चुनाव में, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। और उनका ये भी कहना था कि जयंत चौधरी BJP के दबाव में काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह के मतलब आरोप लगा करके पार्टी को उन्होंने छोड़ा, कितना इनके अंदर सत्य है? अब भूपेंद्र चौधरी हमारा छोटा भाई है, भगवान उसको बुद्धि दे और बोलने की शालीनता दे। जयंत चौधरी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, ये चौधरी चरण सिंह की लीगेसी है। हम शालीनता से काम करते हैं और हम मिल के काम कर रहे हैं, एक बात। दूसरा सवाल मुस्लिम का, हमारे खालिद भाई बैठे हैं, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं। हमारे किसी भी सवाल पे मैं साफ तौर से कह रहा हूँ, हमारा गीता जी गठबंधन हुआ होगा, हम NDA के साथ हैं। हमारी पार्टी सेकुलर है, सेकुलर के सवाल पर, माइनॉरिटी के सवाल पर, किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर जयंत चौधरी और त्रिलोक त्यागी कोई समझौता नहीं करने वाले। ये मैं आपसे साफ तौर से कहना चाह रहा हूँ। मुसलमानों के सवाल पे हम कैसे, अब पता नहीं, भूपेंद्र चौधरी को पता ही नहीं है। भूपेंद्र चौधरी तो कभी अपने हाथ से मुस्लिम लिखा भी नहीं होगा अपने पेन से। अब मैं उसे क्या कहूँ, बच्चा है,
मैं इतना ही कहूँगा, वो बच्चा है तो बच्चों के बारे में मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। इतना उसे कहूँगा कि उसे सद्बुद्धि दे भगवान और बोलने की शालीनता दे। तो आगे जिस तरह से मंत्रालय, देखिए 2 अहम मंत्रालय मिले हैं जयंत चौधरी जी को, पार्टी अब किस तरीके से उन चीज़ों को आगे बढ़ाएगी और जन जन तक, जहां गांव देहात तक किस तरीके से लोगों का विकास किया जाएगा। देखिए अब आप सत्ता में हैं, अभी तक सत्ता के विरोध में थे लेकिन अब सत्ता के साथ में हैं, तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो अब जनता के कल्याण के लिए किए जाएंगे? देखिए ऐसा है कि जो जयंत चौधरी जी को जो विभाग मिले हैं दोनों, चूँकि वो नौजवान हैं, नौजवानों वाले विभाग मिले हैं। उनको शिक्षा मिली है, बेसिक शिक्षा, उसमें सारे इंटर कॉलेज तक है, उसमें केंद्रीय विद्यालय हैं, उसमें नवोदय विद्यालय हैं, एकलव्य विद्यालय बन रहा, इंटर तक की एजुकेशन उनको दी गई है। नंबर 2 बात यह है कि जो उन पर स्वतंत्र प्रभार है वो स्किल डेवलपमेंट का है। तो सरकार सारी नौकरियां तो सबको दे नहीं पा रही है, तो जो स्किल डेवलपमेंट का जो मोदी जी ने चलाया था और जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का, तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने जयंत चौधरी को दिया और उनमें खूबी देखी कि नौजवानों को, पढ़ा लिखा नौजवान है, विदेश से पढ़ के भी आए हैं, तो उनको दिया है और वो उसको अच्छे बखूबी करेंगे। और जितना भी भला नौजवानों को, अभी मंत्रालय का सवाल है, मेरे से तो अब लोकदल के सवाल करो तो अच्छा है, मैं तो लोक पार्टी देखता हूँ। अब जयंत चौधरी से कभी आपकी बात कराऊंगा तब उनसे सवाल करना। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, त्रिलोक त्यागी जी से हमने बात की और बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब भी दिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।